अथॉरिटी का जो जेएससी का जो एग्जाम हुआ है 20, 21 और 22 सितंबर को, तो उस एग्जाम में जो जीके और जिसके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले इस वीडियो हम। और स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, ठीक है। मेन मेन कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किस प्रकार के जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज के जो फाउंडर है वो कौन है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के फाउंडर है ना। आपको पता होनी चाहिए। फाउंडर ऑफ होम रूल लीग इन कलकत्ता, कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। अगर यही पूछा जाता बॉम्बे के अंदर, तो बॉम्बे के अंदर की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बॉम्बे में की है बाल गंगाधर तिलक ने, और कलकत्ता में की एनी बेसेंट ने। आगे चलते हैं। मुगल आर द जनरेशन ऑफ वूम फ्रॉम मैटरनल साइड, यानी कि अगर माता की मैटरनल साइड से देखा जाए, माता के वंश से देखा जाए, तो मुगल किसके वंश मतलब उत्तराधिकारी बोली जाए जनरेशंस हैं, तो इसका आंसर है चंगेज खां। एक क्वेश्चन है था गोचा फेस्टिवल, गोचा जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गोचा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम सेक्स रेशो किस राज्य में थी? तो हरियाणा में थी। सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये थी केरला में। 2011 की जनगणना है एज पर सेंसस 2011। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रिलेटिव अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक इनको बोला जाता है। अब पीएमवीवीएस जो ये स्कीम थी ये कब लॉन्च हुई थी? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पीएमवीवी क्या है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो ये 4 मई 2017 को लॉन्च की गई थी। अब एक क्वेश्चन ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। देव समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई और किसके द्वारा करी गई? देव समाज की स्थापना। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। मलयालम लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज कब बनी, यानी कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मलयालम आमतौर पर केरल के अंदर बोली जाती है। आगे चलते हैं। कोंकणी लैंग्वेज स्पोकन इन यूनियन स्टेट, जो कोंकणी भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो गोवा और दमन और दीव में बोली जाती है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन और दीव, और स्टेट की बात थी तो इसका आंसर आता है इसका गोवा, कोंकणी। बाबर बिकेम किंग एट एज, यानी कि जो बाबर था मुगल वंश का जो संस्थापक था भारत के अंदर, तो वो राजा किस उम्र में बन गया था? 13 साल की उम्र में राजा बन चुका था। पानीपत का जो पहला युद्ध था जो उसका हुआ था लोधी वंश के साथ, तो उसमें उसने जीत हासिल करी थी और वो राजा बन गया था। फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, आईएफएससी एक्चुअली बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है। आईएफएससी कोड आपने सुना होगा, आईएफएससी कोड। तो एक्चुअली आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब कुछ मैं और एब्रीविएशंस आपको बता दे रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। मे भी पॉसिबिलिटी हो कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूपीआई, यूपीआई आप लोग जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी XYZ, अमेजन पे या कोई भी यूपीआई यूज करें, तो यूपीआई वर्ड का मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ये आई थिंक 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो इसके आसपास ये सारी चीज़ें यूपीआई वगैरह लॉन्च करी गई थी। एग्जैक्ट डेट आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आईएमपीएस, ये सब बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आगे चलते हैं। वैदिक काल जो है, वैदिक काल किस काल को वैदिक काल बोला जाता है? देखिए, वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सीधा सीधा है कि 600 से 1000 BC, ऐसे रिवर्स बोला जाता है क्योंकि बिफोर क्राइस्ट से चल रहा है ना ये एडी की तरफ। तो 1000 से 600 BC जिसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। और एक है फिर 1500 से, सॉरी, 1000 से 1500 BC, 1500 से 1000 BC जो भी है आप बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है प्री वैदिक काल, ठीक है। तो यही था वैदिक काल कब से कब तक था, तो इसको आप समराइज करेंगे तो 600 BC से लेके 1500 BC तक के काल को वैदिक काल बोलते हैं। फर्स्ट यूनिटी मॉल इज स्टेब्लिश्ड इन, पहला यूनिटी मॉल भारत में कहाँ पर बनाया गया था? तो ये उज्जैन में स्टेब्लिश किया गया है। उज्जैन में, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं।
लोधी डेंसिटी स्टार्टेड इन, लोधी वंश कब शुरू हुआ? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में हुई। 1 मई को किस दिवस के तौर पे मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पे यानी कि लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 1 जुलाई की, तो डॉक्टर डे के तौर पे मनाया जाता है 1 जुलाई। 14 नवंबर बाल दिवस, गांधी और ये चाचा नेहरू के जन्मदिन, उसको हम बाल दिवस के तौर पे मनाते हैं। अभी हाल ही की बात अगर करें तो आप मेरे को बताइएगा, नेशनल स्पेस डे या फिर नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? हाल ही की बात है, मतलब चंद्रयान से जुड़ी है, इसलिए नेशनल स्पेस डे और नेशनल साइंस डे आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इजी क्वेश्चन है। चंद्रयान जिस दिन लॉन्च लैंड हुआ सक्सेसफुली, तो उस दिन को मनाया जाता है, तो आप मेरे को वो डेट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इन विच स्टेट और एरिया, यानी कि किस राज्य या किस प्रांत में हिडिंबा देवी की प्रार्थना की जाती है? तो हिडिंबा देवी कौन थी? भीम की पत्नी थी, राक्षसी पत्नी थी भीम की, और उनके जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच, घटोत्कच की माता थी हिडिंबा। और मनाली केवल एक ऐसी जगह है भारत के अंदर, मनाली, शिमला मनाली, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो वहाँ हिडिंबा माता की पूजा की जाती है। अब कम्बाला फेस्टिवल से रिलेटेड कृष्णा, कम्बाला फेस्टिवल जो है, इसमें एक्चुअली होता क्या था कि भैंसों की दौड़ कराई जाती है कम्बाला फेस्टिवल में, और ये फेस्टिवल जो है कर्नाटक का है, कर्नाटक से रिलेटेड एक त्यौहार है। वायसराय ड्यूरिंग बंगाल डिवीजन, यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखना आपको। इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज है? तो डोगरी हुई और बोडो हुई, बोडो या फिर डोगरी, ये सभी इंडो आर्यन लैंग्वेज हैं। एज पर ऑप्शंस ये मैंने बताया है। अब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? जो तो ये पूछा था, तो देखिए नॉर्थ में फैला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ था इंडिया के, और साउथ इंडिया में अप टू नर्मदा तक ये फैला हुआ था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनी कहाँ से आया था? मोहम्मद गजनी आया था अफगानिस्तान से। अब सुशीला देवी का संबंध किस खेल से? सुशीला देवी जूडो की खिलाड़ी है। अब खिलाड़ियों की बात है तो मैं आपको कुछ और मेन मेन खिलाड़ी बता देता हूँ, या फिर एथलीट बता देता हूँ, जो कि अलग अलग खेलों से संबंधित और इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्नम मल्लेश्वरी की बात करें तो कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। कर्नम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से, ठीक है। अब कुछ मेन मेन और खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, थोड़ा मेमोराइज रखिएगा। रवि दहिया, सुशील कुमार, नरसिंह पंचम, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, बबीता गीता, विनेश फोगाट, ये सब क्या हैं? ये सब रेसलर्स हैं और रेसलिंग से संबंधित रहते हैं, कुश्ती से। इसमें सुशील कुमार है, ये ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है, लंदन ओलंपिक के। अभी हाल फिलहाल में तो आई थिंक शायद जेल में है, कोई क्राइम के केस में वो जेल में चले गए हैं, लेकिन 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सॉरी सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था। तो ये सभी रेसलर्स हैं। नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो वो गोल्डन बॉय के नाम से फेमस हो चुके हैं, आपको पता है नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, क्योंकि ओलंपिक जो हुए थे टोक्यो में, तो उसमें 2020 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सीधा सीधा सोना जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। जेवलिन थ्रो में भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। अब ऐसे ही कुछ और खिलाड़ी के नाम बताता हूँ, जैसे कि गगन नारंग है, अभिनव बिंद्रा है, राज्यवर्धन राठौड़ है। तो ये सब शूटिंग के खिलाड़ी है और काफी नाम कमा चुके हैं इनके खेलों में। आगे चलते हैं। एज पर 2011 सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या 10 साल के अंदर यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक कितनी बढ़ी थी? तो ये बढ़ी थी 24.60%, 24.60% बढ़ी थी मुस्लिम जनसंख्या। अब भारत ने किस देश को हराया सैफ 2023 को जीतकर? तो सैफ 2023 में विनर कौन सी टीम रही है? विनर रही है अपना देश भारत, इंडिया विनर रहा है। तो किस देश को हरा दिया? कुवैत को। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत शहर। अब ट्रेजरी बिल के बारे में पूछा। ट्रेजरी बिल का जो वैलिडिटी थी कितने दिन होते हैं? 364 दिन ट्रेजरी जो बिल होता है उसकी वैलिडिटी रहती है। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा गया था। मांग का नियम क्या? मांग का नियम ये कहता है कि मांग जो है वो मांग और जो मूल्य है मांग और जो मूल्य है वो एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। विक्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी, मांग बढ़ेगी तो मूल्य कम हो जाएगा। आगे चलते बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ पूछा गया था। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध, ठीक है। बंगाल में है प्लासी नामक जगह, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम, उन दोनों के बीच में जीता गया। पानीपत की बैटल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया बाबर और
लोधी वंश के बीच में। 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और 1761 में तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा और अफगानों के बीच में। अब स्माइल 75 के बारे में पूछा, स्माइल 75 क्या है? स्माइल 75 जो स्कीम है वो कहाँ पहली बार लॉन्च की गई? तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्माइल 75। स्माइल 75, स्माइल 75। और एक्चुअली जो सोशल यानी कि सामाजिक न्याय और सशस्त्रीकरण मंत्रालय है, मंत्री उसका मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उस टाइम जो मंत्री थे, यानी कि 12 अगस्त एज पर 12 अगस्त 2022, 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली से ये स्माइल 75 स्कीम लॉन्च की गई थी और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब बुकर प्राइज पूछा गया 2022 में, बुकर प्राइज किस पुस्तक को मिला था? तो वो तो पुस्तक थी टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसकी लेखक कौन है? लेखक है इसकी गीतांजलि श्री। और इसको अनुवादक कौन है? अमेरिकन अनुवादक है, अमेरिकन अनुवादक डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन ऑस्कर से रिलेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑस्कर्स के भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने अभी ऑस्कर जीता 2023 में, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री छोटी सी जिसने ऑस्कर जीता 2023 में कौन सी है? नो डाउट, विदाउट एनी डाउट हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी है? एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स। अब एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए कि किस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो नाचो नाचो जो सॉन्ग है, यानी कि तेलुगु में अगर बोला जाए तो नाटो नाटो है, नाटो 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 नाटो। और हिंदी में उसका अनुवाद किया था तो नाचो नाचो बना दिया था, नाचो नाचो सारे खुल के नाचो नाचो। तो नाचो नाचो सॉन्ग को या नाटो नाटो सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला ओरिजिनल, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन थे जो कि 21 और 22 सितंबर को जेएसए के एग्जाम में, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम में जेके जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे। तो मैं तो यही करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशन वीडियो का कंटेंट की भरमार है चैनल पर, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कराने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।